वेलकम टू ऑल ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ नेशो अकेडमी। आज हम नोट मेकिंग का टॉपिक करने जा रहे हैं जो 11th और 12th का सिलेबस है। नोट मेकिंग एक बहुत ही नया टॉपिक होता है बच्चों के लिए, जिसको मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि नोट मेकिंग जैसा टॉपिक वो स्कोरी टॉपिक है, क्योंकि इससे 8 to 10 मार्क्स सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट पता होने से मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मस्ट है कि पेपर के अंदर मिलता है। आइए डिस्कस करते हैं नोट मेकिंग क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और कैसे हम क्या कर सकते हैं। आइए पहले बात करते हैं हम नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग क्या है? अगर मैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ये बात ना करूं और एक लेमैन की भाषा में पूछूं कि नोट्स क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वो चीज़ जो हम खुद बनाएं, यानी खुद लिखें और जिसको हम देखते ही एक बार में समझ सके। मीन्स हम कह सकते हैं इजीली वे में कि की पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो इजीली हर चीज़ को रिकॉल कर दे और हम इजीली वे में हर चीज़ को रिवाइज कर सकें। अच्छा, अगर मैं बात कर रही हूँ कि आप इजीली गेट कर सकते हैं 8 to 10 मार्क्स, तो ये तो कंफर्म है इसका पर्टिकुलरली कोई ना कोई फॉर्मेट होगा जिसको हमें लर्न करना होगा। बच्चा, इसका बहुत एक छोटा सा फॉर्मेट होता है जिसको आपको लर्न करना है। उसके अलावा आपको पैराग्राफ में सिंपली एक पॉइंट्स बना के लिखने होते हैं जो इजीली आपको हेल्प करते हैं इंग्लिश के एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स गेट करने में। आइए बात करते हैं एक पर्टिकुलर वे में नोट मेकिंग क्या है। Note making is the recording of information by taking notes. The writer records the essence of the information, freeing their mind from having to recall everything. आइए मैं इस डेफिनेशन को समझाती हूँ कि नोट मेकिंग क्या है। नोट मेकिंग का मतलब है कि वो चीज़ जो इजीली हेल्प करे आपको ईच एंड एवरीथिंग रिकॉल करने में, और बहुत इजीली मार्क्स और बहुत इजीली आप उन चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएँ। आइए बात करते हैं नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या है, नोट मेकिंग को कैसे लिखना है और नोट मेकिंग में कैसे फुल मार्क्स भी लेने हैं। पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। ऊपर होता है टाइटल, सॉरी ये आगे पीछे हो गया है, हम इसको एक लाइन में लिखेंगे। टाइटल, आपको जो भी पैराग्राफ दिया होगा मोस्ट ऑफ दी, अब जैसा कि पेपर का पैटर्न धीरे धीरे CBSE इजी करती जाती है, तो कई बार हमें टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ भी मिलता है। ये नहीं कि आपको उसको छोड़ देना है, एज इट इज़ आपको लिखना है। और अगर नहीं लिखा है तो आप पैराग्राफ को पढ़िए, या तो स्टार्टिंग के 3 लाइन्स में या लास्ट के 3 लाइन्स में आपको उस टाइटल के बारे में पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर मान लो आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हो तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो, अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो किस टॉपिक पे था, कोई भी आपको जो टॉपिक लगे कॉमनली जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, अब वो टाइटल के तौर पे लिख सकते हो। फिर ऐसे करके हमें हेडिंग्स लिखनी होती हैं, उसके बाद 3 से 4 सबकी सब हेडिंग्स लिखनी होती है। एक बात बोलनी है कि आप 3 ही हेडिंग लीजिए और सबकी 3 सब हेडिंग लीजिए। कोई फ़ायदा नहीं आप 4 लें या 5 लें जब आपको मार्क्स ही उतने मिलने हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसमें हार्ड वर्क करने से। एक बात और, आप उसमें वो पॉइंट्स लिखिए जो आपको नीडी लगते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आप 3 ही पॉइंट्स लिखिए, अगर आपने बोला मैम उसमें पैराग्राफ तो हमें 5 थे, तो हम ऐसा करते हैं स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ को 1 कंसिडर कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट 2 पैराग्राफ को 2nd और उसके 3rd को लास्ट को 3rd। ऐसे जो भी जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हो उन्हें 3 में कंबाइन कीजिए और उसके बाद अपने नोट्स को लिखिए, ताकि आपकी किसी भी चीज़ की एक्सेस भी ना हो और उतनी आपको मेहनत भी ना करनी पड़े। आइए बात करते हैं एब्रीवेशन। एब्रीवेशन क्या होता है? बहुत टिपिकल सा भारी सा वर्ड लगा होगा ना देखने में कि मैम ने क्या बोल दिया। एब्रीवेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी बड़े वर्ड्स को या बड़े वर्ड को एक छोटे फॉर्म में लाकर लिखना, उसे हम एब्रीवेशन कहते हैं। पेपर में ये चीज़ मेंशन्ड होती है कि आपको 4 से ज़्यादा एब्रीवेशन नहीं लिखनी है और उसी एब्रीवेशन को छोटा करके आगे 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 स्टार्टिंग से अपने नोट्स में भी मेंशन करना है जो भी बड़े वर्ड्स हैं। अच्छा, मैं बात करती हूँ एक्सपीरियंस लिखना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस वर्ड है, क्या मैं एक्सपीरियंस को EXP करके अगर मैं डॉट डाल दूँ और ये चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि मैंने एक्सपीरियंस को ना EXP डॉट लिखा है, तो आप ये चीज़ नेक्स्ट टाइम आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे? कम से कम टाइम में। आइए आगे बात करते हैं, मैं हटा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हम बात करते हैं समरी की। समरी क्या होती है? जो भी आपने टॉपिक लिखा है उस टॉपिक का
स्टार्टिंग से एंड तक आपको पढ़ने के बाद क्या रियलाइज़ हुआ उसकी एक समरी लिखनी है, इजी टू फॉर्म में। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप समरी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसी पैराग्राफ में से वर्ड्स उठा के लिखेंगे। लास्ट ईयर से एक कंसेप्ट आया है, सीबीएसई ने बोला है कि समरी 3 मार्क्स की होगी और 5 मार्क्स की होगी। 3 मार्क्स की कब होगी? जब हम 80 वर्ड्स में समरी लिखेंगे। 5 मार्क्स की कब होगी? जब हम 100 वर्ड्स में समरी लिखेंगे। 80 वर्ड्स का मतलब है कि ये 11th क्लास के लिए है, मेनली ऐसा है। और 100 वर्ड्स में कब होगी? जब ये 12th क्लास का फॉर्मेट होगा। आप 11th 12th मत देखिएगा, आप बस ये देखिएगा कि जो समरी है वो कितने वर्ड्स में मांगी गई है। अगर 100 वर्ड्स में मांगी गई है तो यानी समरी 5 मार्क्स की है, और अगर आपसे 80 मार्क्स में मांगी गई है यानी कि 3 मार्क्स की है। ऐसे ही 1 मार्क्स टाइटल का है, ऐसे मार्क्स को बाइफरगेट किया गया है। उसके बेसिस पे अपने नोट्स लिखिए। नोट्स लिखना बहुत ईजी है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को मत छोड़िए, ये बहुत स्कोरी है। क्योंकि आइए आगे देखते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके उसका एक सैंपल दिखाया है और फिर उसका सॉल्यूशन है, और सेकेंड 1 क्वेश्चन आपके लिए ट्रायल के लिए। आइए क्वेश्चन 1 डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। एक रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। जो भी आपको पैसेज दिया उसको पढ़िए और उसके आंसर लिखिए। आइए बात करते हैं पैराग्राफ में दिया क्या है। एक स्लाइड पे थोड़ा ही आप आता है, आगे आगे देखेंगे आपको पूरा पैरा पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि नोट्स में क्या लिखना है और कैसे लिखना है। इफेक्टिव इंग्लिश डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव लिसनिंग। उसने बोला है कि इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड किस पे करती है? इफेक्टिव लिसनिंग पे। इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग and to concentrate on understanding what has heard. Incomplete listener fail in a number of ways. First they may trip. इसमें बात की गई है कि जो आपकी इंग्लिश है यानी कि इफेक्टिव स्पीकिंग है वो क्या करती है? कंसंट्रेट करती है हियरिंग में यानी सुनने में, अंडरस्टैंड करने में। और आप जब तक उस चीज़ को नहीं समझ सकते जब तक आपको आपकी पसंद का लिसनर आपको नहीं मिल सकता। Their attention deep from the what the speaker is saying. Second, they find counter arguments to whatever I speak may be saying. Third, they complete, then they filter, they exclude from their understanding. हम यहाँ पे बताया क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्पीकर्स होते हैं या फिर लिसनर्स होते हैं। स्पीकर कैसे होते हैं? जैसे कि वो बहुत बार एक ही चीज़ को बोलते रहते हैं। वो एक ही चीज़ को बोलते हैं लेकिन उसको बाद में फिर समझाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि जो सामने वाला होता है ना उसकी लिसनिंग पावर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो भी वो समझना चाहता है वो नहीं समझ पाता, वो उससे बाहर हो जाता है। यानी कि डिपेंड करता है कि एक स्पीकर कैसा है, क्या वो अपने लिसनर्स को अट्रैक्ट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। Those parts of the message which do not readily fit their own frame of reference, finally they react. They let personal feelings about a speaker or subject override the significance of the message which is being sent. अब बात करते हैं कि जो भी आपका लिसनर स्पीकर है वो जो भी टॉपिक पे बोल रहा है क्या वो उसको क्लियर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसकी सिग्निफिकेंस को समझा पा रहा है नहीं पा रहा, वो जो मैसेज अपने लिसनर्स को कन्वे करना चाहता है क्या वो कन्वे कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है वो जो भी बातों को बोलना चाहता है वो क्लियर टू कट है या नहीं है। What can a listener do be more effective? अच्छा बात करते हैं एक लिसनर कैसे इफेक्टिव हो सकता है। हमने भी बात की कि एक स्पीकर कैसे होता है, अब हम बात करते हैं कि एक लिसनर कैसे हो सकता है। द फर्स्ट की टू इफेक्टिव लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। लिसनिंग क्या है? एक आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन है कि आप कितने दिमाग से और कितने आराम से उस बातों को सुनते हैं, कि अपना कितना ध्यान लगाते हैं। इफ अ लिसनर पॉजिटिवली विशेज टू कंसंट्रेट और रिसीविंग अ मैसेज, हिज चांस ऑफ सक्सेस आर हाई। अगर कोई लिसनर है वो आराम से यानी कि पॉजिटिवली वैसे सुन रहा है और उस पर कंसंट्रेट कर रहा है तो वो इजीली मैसेज को रिसीव भी कर सकता है कि क्या स्पीकर कन्वे करना चाहता है। इट में नीड डिटर्मिनेशन नीड हो सकती है। सम स्पीकर आर डिफिकल्ट टू फॉलो देयर either because of voice problem or because of the form in which they send a message. There is then a particular sign for a determination for a listener to concentrate on what is being sent. यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी बात होती है एक लिसनर, क्या उसको एक ऐसा स्पीकर मिल भी रहा है जैसे वो स्पीकर वो चाहता है, क्या वो बोले जा रहा है। एक लिसनर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। उसका रीज़न क्या है कि उसके पास एक इफेक्टिव स्पीकर नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफेक्टिव स्पीकर और इफेक्टिव लिसनर दोनों एक दूसरे पे फुली डिपेंडेंट होते हैं।
कंसंट्रेशन इज हेल्प बाय अलर्टनेस, इज हेल्प बाय अलर्टनेस। यहाँ पे बोला है कि हर तरीके से कंसंट्रेशन डिपेंड करती है किसके लिए, इफेक्टिव लिसनिंग के लिए। मेंटल अलर्टनेस इज हेल्प बाय फिजिकल अलर्टनेस, जो मेंटल अलर्टनेस होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी फिजिकली पोजीशन कैसी है। इट इज़ नॉट सिंपली फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी, द लिम्स एंड द ईयर। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी का पोजिशनिंग कैसे है और कैसे आप बैठे हैं, क्या आपका वे ऑफ कन्वे सही है भी या नहीं है। सम पीपल ऑल्सो फाइंड इट हेल्पफुल टू देयर कंसंट्रेशन इफ दे होल्ड द हेड slight into one side. One useful way for achieving this is intensive note taking by trying to capture these critical headings and subheading the speaker is referring to। क्या हम यानी एज अ स्पीकर हम क्या अपनी बात को सही से कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जो टॉपिक है, या हम सामने वाले को समझ भी रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मेरा लिसनर कैसा है। तो ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि इफेक्टिव स्पीकिंग या इफेक्टिव लिसनर कैसे हो सकते हैं। Note taking has been recommended as an aid to the listener. It also helps the speaker. It gives him confidence when he sees that listeners are sufficiently interested to take notes. The partners of eye contact when the note taker looks up can be very positive, and the speaker's simultaneously he can see when a note taker is writing hard and can see make effective uses of pauses. Posture is too important. Consider the impact made by a less competent listener, pushes his chair background and slouches as upright posture help listeners consideration as the same time it is seen by the speaker to be a positive feature amongst his listeners. Effective listening skill have an impact of both the listener and speaker। अच्छा मैं बताती हूँ इसमें क्या बताया गया है। इसमें बोला गया है कि डिपेंड नहीं करता है कि आपका लिसनर ही अच्छा हो, डिपेंड करता है कि आपका स्पीकर लिसनर को समझने में हेल्प कर भी रहा है नहीं कर रहा है। क्या स्पीकर का कॉन्फिडेंस अच्छा है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्पीकर का कॉन्फिडेंस भी कब अच्छा होगा, जब उसके लिसनर अच्छे होंगे, वो उसके साथ अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसे अच्छे से सुन रहे होंगे, पॉजिटिवली उसे रिप्लाईज दे रहे होंगे, तो स्पीकर की टाइमिंग भी अच्छी होगी, वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड वे में चीज़ों को बताने का ट्राई करेगा। अच्छा बात करते हैं पोस्चर की। पोस्चर क्या है? पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि डिपेंड करता है। मान लो कि मैं आपको खाने से रिलेटेड कुछ बता रही हूँ, अगर मैं अपने हाथों को अपनी मुंह की तरफ इशारा करूँगी तो आप समझ जाओगे कि मैं खाने की ही बात कर रही हूँ। अगर सामने वाला मेरी बातों को सुन भी नहीं सकता ना, तो मुझे देख के समझ जाएगा कि हाँ ये खाने की तरफ इशारा कर रही है, इसका मतलब इस खाने से रिलेटेड कुछ बताना चाह रही है। कंसिडर द इम्पैक्ट मेड बाय लेस कॉम्पिटेंट लिसनर पुशेस द चेयर बैकग्राउंड एंड पुशेस। और ये डिपेंड करता है कि जो उसके पुशेस ऑफ चेयर बैकग्राउंड है कि वो बार बार एक जगह बैठ के तो नहीं बता रहा, ये अपने आप को किसी एक चीज़ की तरफ तो ज़्यादा पुश नहीं कर रहा कि वो बार बार जाता है बैठ जाता है। तो हमें क्या लगेगा, यार ये स्पीकर अच्छा नहीं है, ये तो बहुत लेजी टाइप का है। और इससे पता चलता है कि एक अपराइट पोस्चर भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसको यहाँ से करेक्ट कर लेना। और ये डिपेंड भी करता है कि स्पीकर उसकी पॉजिटिव फीचर्स क्या है और उसको लिसनर को कैसे हैंडल करना है। इफेक्टिव लिसनिंग हैव इम्पैक्ट ऑन बोथ द लिसनर एंड स्पीकर। और एक इफेक्टिव लिसनिंग से लिसनर पे ही डिपेंड नहीं करती, ये स्पीकर पे भी डिपेंड करती है, क्या वो अपने लिसनर की क्वेरीज को सॉल्व कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अच्छा अब देखते हैं और क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स एंड यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग यूज रिकॉग्नाइज ऑब्जर्वेशन व्हेनेवर नेसेसरी। अच्छा यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी पैसेज है ना उससे आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? हेडिंग के, सब हेडिंग के। एज मैं आपको समझा चुकी हूँ कि फॉर्मेट क्या है, वहाँ पे हम हेडिंग और सब हेडिंग के बारे में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, और आपको एब्रिविएशन भी लिखनी है, इसके बारे में बताया। अब बात करते हैं समरी की। इसने क्या बोला है, समरी कितनी होनी चाहिए? मोर देन 80 वर्ड्स नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपकी समरी कितने मार्क्स की है? 3 मार्क्स की है। ओके आइए देखते हैं, और आपको एक सुटेबल टाइटल भी देना है। मैंने जो चीज़ें हमें लगती है कि इसके अंदर डालनी चाहिए वो मैंने हाईलाइट की हैं। आइए देखते हैं जो जो वर्ड मुझे लगे, जो जो इम्पोर्टेंट है। आइए जैसे कि इफेक्टिव इंग्लिश, कॉम्पिटेंट लिसनर्स, देयर अटेंशन ड्रीफ्स, दे फाइंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, दे कंप्लीट द एंड देन फिल्टर। आइए देखते हैं और क्या क्या मैंने किया है। सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है आपके हिसाब से कुछ और पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट हो। ये मेरे व्यूज़ है जो मुझे लगे। द फर्स्ट की टू इफेक्टिव लिसनिंग, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, लिसनर पॉजिटिवली विशेस टू कंसंट्रेट ऑन रिसीविंग अ मैसेज, मेंटल अलर्टनेस, पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी, डिटर्मिनेशन,
कंसंट्रेशन, लुक्स अप वेरी पॉजिटिवली, कॉन्फिडेंस, स्पीकर टू बी अ पॉजिटिव फीचर अमंग द लिसनर। आइए और देखते हैं। अब बात करते हैं आंसर की तरफ। मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, मैंने आपको की पॉइंट्स हाईलाइट करके बताए। अब बात करते हैं आंसर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइटल मेंशन करना होता है। जो भी मुझे लगा, मेरे को यहाँ पे लगा कि मोस्ट ऑफ द बात ना यहाँ पे स्पीकिंग की तो की गई है एज वेल एज लिसनिंग की गई है, और मोस्ट ऑफ द बताया क्या कि एक लिसनर को कैसे परफेक्ट हो सकता है और कैसे परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े हेडिंग में लिखा है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, और आप इसको अंडरलाइन कीजिए ताकि जो भी आपका एग्जामिनर है वो आई कैची हो और देखने में भी वो इजीली आपके भावनाओं को यानी कि आपकी फीलिंग्स को समझ सके आप लिखना क्या चाहते हैं। आइए, पहली सब हेडिंग है इफेक्टिव इंग्लिश डिपेंड्स ऑन। इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन कि आपकी स्पीकिंग किस किस पे डिपेंड करती है। इफेक्टिव लिसनिंग पे करती है, कंसंट्रेशन करती है लिसनिंग पे, और कि जो भी आपकी बातों को लिसन कर रहा है, आपकी जो बातों को हियर कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है। ऐसे ही आप पहले 1 लिखेंगे, फिर 1.1, 1.2 एंड 1.3। रीजन वाई इनकॉम्पिटेंट लिसनर फेल। अब बताया गया कि कॉम्पिटेंट लिसनर फेल कैसे होता है। देयर अटेंशन ड्रिफ्ट, उनकी अटेंशन सही नहीं होती, मतलब वो सुन कहीं हो रहे होते हैं, देख कहीं हो रहे होते हैं। दे फाइंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, और उनके सवाल के ना उनको शायद जवाब नहीं मिल पाते, या वो अपने ही ख्यालों में खोए रह जाते हैं। दे कंप्लीट एंड फिल्टर, वो पहले अपनी बात को बोलते हैं फिर उसको फिर खुद ही करेक्ट करने लग जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसका रीज़न है कन्फ्यूजन। वे फॉर अ लिसनर टू बी मोर इफेक्टिव। एक लिसनर मोर इफेक्टिव कैसे हो सकता है। कंसंट्रेट ऑन द मैसेज रीडिंग, कि वो जो उसने कंसंट्रेशन है कि जो भी मैसेज वहाँ पे दिया जा रहा है। मेंटल अलर्टनेस, कि उसकी मेंटल अलर्टनेस यानी कि वो अपने माइंड से कहाँ पर ध्यान दे रहा है। इनकरेज द आई कॉन्टैक्ट, ये जो उसका आई कॉन्टैक्ट है क्या वो स्पीकर को शो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वो अपने में मस्त है। आपको मैं बताती हूँ कि आपका पोस्चर बहुत मेंटेन बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। कहीं ना कहीं अगर आप सामने वाले से आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे हो तो सामने वाला क्या समझेगा कि वो यहाँ पर क्लास में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर की। क्या होता है, हेल्प करना लिसनर्स को कंसंट्रेशन में। सीन बाय स्पीकर एज अ पॉजिटिव फीचर अमंग हिज लिसनर, जब भी आपका स्पीकर आपकी तरफ देखे या लिसनर आपकी तरफ देखे तो आपके पोस्चर कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा लग रहा है आप सो रहे हैं या आपका ध्यान ही नहीं है। इट शुड बी अ वेल मेंटेन्ड आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो। पोस्चर गिव हिम कॉन्फिडेंस, पोस्चर आपको कॉन्फिडेंस देता है। कैसे, अगर मैं सामने वाले से आंखें झुका के बात कर रही हूँ तो सामने वाले को क्या लगेगा, यार इसको तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन अगर मेरे को कुछ नहीं भी आता और मैं सामने वाले से आंखें मिला के बातें करती हूँ तो इससे पता चलता है कि वो क्या है, इजीली मेरी बात को समझ रहा है, और नहीं भी समझ रहा है तो वो समझने की चीज़ों को ट्राई कर रहा है। इसका एब्रीवेशन देखते हैं। मैंने जो जो मुझे लगा और जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा एब्रीवेशन में, पहला 2 चीज़ें बतानी है। एब्रीवेशन हमेशा बॉक्स में होता है और एज वेल एज समरी ऑल्सो। हमेशा समरी को भी आप बॉक्स के अंदर पैक करेंगे ताकि, क्योंकि ये पहली बात तो फॉर्मेट भी है, और हमेशा पेंसिल से और अच्छे से क्लीन वे में बॉक्स बनाइए दोनों पे। आइए बात करते हैं EFF इफेक्टिव, CONC कंसंट्रेशन, MSC मैसेज, RECD रिसीव। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने की लिखा है और यहाँ पे आपने एब्रीवेशन लिखा है, तो एब्रीवेशन के नीचे वही वर्ड्स आएंगे जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं और की के नीचे वही आ जाएंगे जो फुल फॉर्म में लिखे जाते हैं। आप इन वर्ड्स को आगे पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एब्रीवेशन के नीचे की लिखेंगे और की के नीचे एब्रीवेशन तो वो गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये सब ना करने की जगह सीधा ऊपर एब्रीवेशन की हेडिंग डाल के स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे की टू एब्रीवेशन करके लिखते हैं या पहले की लिखते हैं और फिर एब्रीवेशन लिखते हैं, जो कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके नीचे क्या लिखना है या उनके ध्यान नहीं रहता। तो वो मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स एब्रीवेशन में उसकी वजह से चले जाते हैं। आइए बात करते हैं समरी की। मैंने बताया था समरी बॉक्स में होनी चाहिए, एज मेरी समरी भी बॉक्स में है, आपकी समरी भी बॉक्स में होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी आपने लिखा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस टॉपिक पे नहीं लिख पाऊंगी, मेरे को समझ में नहीं आया इसमें क्या है, तो ट्राई कीजिए, पैसेज के अंदर से लाइन लीजिए और वो लिखिए। अदरवाइज अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उससे लिख सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन की समरी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 3 to 5 मार्क्स कैरी करती है।
इफेक्टिव स्पीकिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव स्पीकिंग और इफेक्टिव लिसनिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही इक्वली एक दूसरे की इंपॉर्टेंस भी रखती है। एंड इनकॉम्पिटेटर लिसनर विल बोथ ऑलवेज फेल एज अ ड्रिफ्ट फ्रॉम काउंटर computer and finally filter with the speaker is saying to be a good listener concentration is important combined with the mental and physical alertness। तो हम कह सकते हैं गुड लिसनर और गुड मेरे हिसाब से गुड स्पीकर ऑल्सो, दोनों की मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस बहुत मस्ट है, अदरवाइज वो चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करती है और वो आपको साबित कर देती है कि ना तो आप एक गुड लिसनर और ना ही एक गुड स्पीकर हो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक नोट टेकिंग एंड पोस्चर कैन नॉट, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक गलत हो गई है, पोस्चर कैन नॉट बी इग्नोर, ऑल दीज आर इफेक्टिव लिसनिंग स्किल एंड आर व्यूड एज अ पॉसिबल फीचर बाय द स्पीकर अमंग हिज लिसनर, इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द लिसनर बट ऑल्सो एज द स्पीकर। अगर मैं बात करती हूँ इम्पॉर्टेंस की तो हम बात कर सकते हैं कि अगर हम पोस्चर को इग्नोर कर देंगे तो भी उसका ख़राब हो जाएगा इम्पैक्ट। तो इफेक्टिव लिसनिंग की स्किल्स को देखा जा सकता है इफेक्टिव स्पीकर के थ्रू भी, और हम मानते हैं कि इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। तो आपको भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना, एक अच्छी पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये भी सब चीज़ों के पार्ट है। सो कुछ नया मुझे लगता है आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। आइए एक क्वेश्चन है, ये ऐसा होमवर्क क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बाकी आने वाली एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी दूंगी, लेकिन उससे पहले आप इसको ट्राई करेंगे। आइए मैं क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन में क्या है। डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरीवन हैज स्केचेस एंड कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस स्केच इट फ्रीक्वेंटली आर फेलियर टू कंट्रोल वन ऑफ द कॉमनस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स समटाइम्स सीम रिडिकुलस। मेडिकल साइंस रेगुलरली प्रैक्टिसेस ट्रांसप्लांट सर्जरी हैज रीड होल कंट्रीज ऑफ सर्च किलिंग डिसीज एज टाइफस एंड द प्लेग। यहाँ पे बताया कि हम बहुत बार क्या होता है, नॉर्मल सा कोल्ड भी हो जाता है ना तो उसको सीरियसली नहीं लेते, उसको मज़े में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें जुकाम हो गया, नॉर्मल से में जैसे कि मैं इंग्लिश में बोलूँ तो हमें कोल्ड हो गया तो हम क्या करते हैं, अरे खुद ठीक हो जाएगा, हम उससे मजे लेते हैं। धीरे 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 क्या होता है, बैक्टीरिया इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और उसको डिजीज़ को ख़त्म करने में वो एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। इससे पता चलता है कि हमें चीज़ों को मज़े में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताई कोल्ड, हो सकता है कोल्ड के साथ मुझे खांसी हो, मैं उसकी दवाई ना ले रही हूँ और खास के वो एक टीबी का रूप ले ले। तो टीबी जैसी बीमारी पता है ना, जो एक से दूसरे में फैलती है और सेपरेट फैलती हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मेडिकल साइंस आपको ये चीज़ों से अवेयर भी करती है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ की रेमेडी लीजिए और अपने आप को सिक्योर रखिए। बट द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड इज यूजुअली डिफिकल्ट एंड मच हैज़ येट टू बी डन टू सॉल्व इट। इट इज़ नोन दैट अ कोल्ड इज कॉज्ड बाय वन ऑफ अ नंबर ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन एंड इन्फेक्ट द लिनिंग ऑफ द नोज एंड द अदर पैसेज इन द लंग्स, बट द कंफ्यूजिंग वैरायटी ऑफ वायरसेस मेक स्टडी इन द रेमेडी वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि मैंने बताया कई बार हम मान लेते हैं कि हमें ना कॉमन सा कोल्ड है, बट क्या होता है धीरे 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 वो सिर्फ एक नॉर्मल सा कोल्ड नहीं रह जाता, वो किसी और बीमारी का और बड़े बुरे रूप में ले लेता है। फिर हम कहते हैं काश हमें दवाई ले ली होती। तो मेनली आराम से अगर हम बात करें इस बात पे, तो हमारे साइंटिस्ट हमें हमेशा इस चीज़ से अवेयर करते आए हैं और हमें ये चीज़ों को समझना चाहिए कि वी आर नॉट अ स्मॉल चाइल्ड, वी हैव टू बिहेव लाइक अ अडल्ट्स। It was shown in the 1960s that many typical colds in adults are caused by one of the other as a family of a viruses known as a rhinoviruses. Yet there still remain many colds for which no virus has as yet been isolated. जैसे कि मैंने बताया कि 1960 में ना एक कोल्ड पाया गया था। पहले लोगों को लगा ना नॉर्मल सा कोल्ड है, उन्होंने उस कोल्ड को सीरियसली नहीं लिया। फिर बाद में धीरे धीरे जब वो सबके अंदर फैलता गया तो पता चला कि वो एक राइनोवायरस नाम का कोल्ड है और जो कैसे जाएगा वो दूसरों को खुद को आइसोलेट करने से वो ख़त्म होगा, क्योंकि अगर हम दूसरे से मिलते हैं तो एक से दूसरे में क्या होता है, फैलता है। तो इससे पता चलता है हमारी छोटी छोटी गलतियाँ कितने में मिस्टेक कर देती है। जैसे कि हम बात करते हैं लाइक कोरोना वायरस, हमारा ये जैसे कि हम जानते हैं इस टाइम पे कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैल गया है। कोरोना वायरस शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ है। जैसे कि बात करते हैं, थोड़ा सा सॉरी टॉपिक से भटक के, बट मैं थोड़ा कोरोना के बारे में बात करना चाहूँगी ताकि आप लोग अपने टॉपिक को और इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सके एग्जाम में लेके आगे। जैसे कोरोना है, आपको अगर अपने अंदर सिम्टम्स लगते हैं ना तो आप खुद को आइसोलेट कर लो कुछ दिनों तक, मोस्टली 4 डेज तक।
आपके अंदर वो चीज़ें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। लेकिन जब आपको पता है आपको खांसी जुकाम है, आप बाहर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो इससे पता चलता है आपकी खुद की बेवकूफ़ी है। एक कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलती है और वो और ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करती है, जैसे राइनो वायरस हो गया। तो इससे पता चलता है कि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें कितनी बड़ी सज़ा भुगतने पे मजबूर कर देती है। देयर आर ऑल्सो द डिफ़िकल्टी दैट बिकॉज दे आर सो मच स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया विच कॉज में अदर इन्फेक्शंस, वायरसेस कैन नॉट बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप्स नॉर कैन दे बी कल्टिवेटेड इजीली इन द बैक्टीरियोलॉजिस्ट लैबोरेटरी सिंस दे ओनली ग्रो विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ द एनिमल्स और अ प्लांट। इसमें बताया गया है कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें इंटरनली हार्म कर रहे होते हैं और हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं। समटाइम क्या होता है वो हमारे टेस्ट के बाद भी हमें नहीं पता चल पाता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप टेस्ट ही नहीं कर पाता है। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलरली बैक्टीरियोलॉजिस्ट लेबोरेटरी की नीड होती है, लेकिन हमें उसकी नीड ही नहीं समझ में आती। जैसे हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, अभी तक हम उसकी रेमेडी नहीं बना पाए हैं, जिससे पर वो बीमारी दिन ब दिन फैलती जा रही है। और कहीं ना कहीं हमने स्टार्टिंग से उसके प्रिकॉशंस लिए होते तो शायद हमें आज वो दिन भी नहीं देखना पड़ता। An important recent step forward, however, is the development of a technique of tissue culture in which bits of animal tissue are enabled to go on living and to multiply independently of the body. This has greatly aided virus research and has led to the discovery of a large number of viruses. Their existence had previously been not only unknown but even unexpected. The fact that we can catch a cold repeatedly creates another difficulty. Usually a virus strikes only one and leaves the victim immune to further attacks. Still, we do not gain immunity from cold virus. It may possibly due to the fact with that while other viruses get into the bloodstream where antibodies can oppose them. इसके अंदर बताया गया कि अगर हम एक स्टेप को अगर एक रिसेंट स्टेप नहीं लेते हैं तो क्या होता है वो बीमारी दिन ब दिन फॉरवर्ड होती जाती है और फिर क्या होता है वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में होती है और वो बीमारी शायद अभी छोटी होती है, वो बाद में बड़ा रूप ले लेती है और अभी शायद किसी और रूप में होती है और बाद में किसी और रूप में ले लेते हैं। अगर कोरोना वायरस का एग्जाम्पल ले, वो एक नॉर्मल सा खांसी जुकाम एक कोरोना वायरस में बढ़ चुका है। हमें अपने इम्यून सिस्टम की ओर खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि क्या होता है जो हम खाना खाते हैं या कोई भी बाहर की चीज़ मोस्टली हम जैसे कि बात करते हैं फास्ट फूड हम ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं तो उससे छोटे छोटे बैक्टीरिया हमारे पेट में चले जाते हैं और वो हमें इंटरनली हार्म करना शुरू करते हैं और जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। द वायरस कॉजिंग कोल्ड अटैक्स cells only on the surface area. It may be that immunity from one of the many different viruses doesn't guarantee protection from all the other. It seems therefore we are likely to have to suffer cold from some time. इसमें बताया गया कि कई बार हमारे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं कोल्ड के। हमारे जो सेल्स होते हैं या जो उसका सरफेस एरिया होता है और जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो सब क्या होते हैं वायरस से इफेक्ट हो जाते हैं, जो हमारी जो प्रोटेक्शन होती है उसको ख़त्म कर देते हैं और हमें दिन ब दिन वीक करते जाते हैं और जिस वजह से हम कोल्ड जैसी बीमारियों से सफ़र करते हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, यूज रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन वेरेवर नेसेसरी। एज हमें हर क्वेश्चन में ये लाइंस देखने को मिलेगी, मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग सब हेडिंग और हमें क्या बनाना है, एब्रीविएशन बनाना है। राइट अ समरी, हमें समरी लिखनी है कितने वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में। क्या करना है जो और एक टाइटल सजेस्ट करना है जो भी इस पैरा के लिए सुटेबल हो। थैंक यू। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.